इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते रिलीज हुए मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को सिंप्लीफाई करेंगे और उनके इम्पैक्ट को बारीकी से एनालाइज करेंगे। जुलाई में टेलीकॉम सेक्टर में हमें कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने मिला। वो ये कि ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट वायरलेस ऑपरेटर्स जो है, इंक्लूडिंग से जियो या एयरटेल या वोडाफोन, इन्होंने टोटल मिलकर करीब 4 मिलियन यानी कि 40 लाख सब्सक्राइबर्स लूज किए। एयरटेल ने फॉर एग्जांपल जुलाई में 17 लाख सब्सक्राइबर्स लूज किए, जो कि अक्टूबर 2021 के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है, और वोडाफोन ने 14 लाख सब्सक्राइबर्स लूज किए। जियो ने भी 8 लाख सब्सक्राइबर्स लूज किए, जो कि फरवरी 2022 के बाद फर्स्ट टाइम का डिक्लाइन है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो वोडाफोन के सब्सक्राइबर्स सबसे ज्यादा लूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जुलाई के पहले वोडाफोन के टोटल 24 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे, जिसमें से 17 लाख यानी कि ऑलमोस्ट 0.7% जितने सब्सक्राइबर्स कम हुए। सिमिलरली एयरटेल के 35 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे, जिसमें से ऑलमोस्ट 14 लाख यानी कि 0.4% सब्सक्राइबर्स कम हुए, और जियो के ऑलमोस्ट 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे, जिसमें से 8 लाख या 0.2% सब्सक्राइबर्स कम हुए। तो अगर इन सभी प्राइवेट वायरलेस ऑपरेटर्स ने सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं तो फिर गेन किसका हुआ है? वेल, अगर आपने BSNL गैस किया देन यू आर राइट। BSNL ने जुलाई में ऑलमोस्ट 30 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किए, जो कि कंपनी के ओरिजिनल 8.6 करोड़ सब्सक्राइबर बेस का ऑलमोस्ट 3.5% इंक्रीज है। तो आप सोचो कि ये ट्रेंड यानी कि प्राइवेट वायरलेस ऑपरेटर्स का सब्सक्राइबर्स लूज करना और BSNL का सब्सक्राइबर बेस बढ़ना, ये क्यों हो सकता है? वेल, एक ऑब्वियस रीजन तो ये है कि रिसेंटली इन सभी प्राइवेट ऑपरेटर्स ने अपने टैरिफ्स बढ़ाए हैं, इजंट इट? फॉर एग्जांपल, जून क्वार्टर में इन सभी कंपनीज ने अपने मोबाइल टैरिफ्स एनीवेयर फ्रॉम 11% टू 25% जितने बढ़ाए थे। अब कुछ एनालिस्ट के हिसाब से पिछले साल तक एक एवरेज अर्बन हाउसहोल्ड के पूरे साल के जो भी टोटल खर्चे हैं, उसके ऑलमोस्ट 2.7% फोन बिल्स पे करने में होते थे। टेलीकॉम टैरिफ्स बढ़ने से अब ये खर्चे इंक्रीज होकर 2.8% होंगे, ऐसा एनालिस्ट अनुमान लगाते हैं। लेकिन रूरल हाउसहोल्ड्स को ज्यादा नुकसान है, क्योंकि लास्ट ईयर उनके टोटल खर्चों में से फोन बिल का खर्चा ऑलमोस्ट 4.5% होता था, ये अब बढ़कर 4.7% होने का अनुमान है। तो नेचुरली बिकॉज रूरल सब्सक्राइबर्स को महंगाई बढ़ने से अपने घरेलू बजट पे थोड़ा ज्यादा मार लगता है, उनकी प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा रहती है। प्राइस इलास्टिसिटी माने के टैरिफ बढ़ने से मोबाइल सर्विस की जो डिमांड है वो ज्यादा गिरती है। एंड जुलाई में कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स के सब्सक्राइबर्स ने अपनी सर्विस BSNL में पोर्ट की थी। इनफैक्ट जुलाई में टोटल पोर्टिंग रिक्वेस्ट का डेटा अगर आप देखो तो वो पिछले 6 महीनों के कंपैरिजन से लगभग 20 लाख ज्यादा रहे, और ये पूरा लॉस जो प्राइवेट ऑपरेटर्स को रहा है वो रूरल एरिया से ही रहा है, वरना अर्बन एरियाज में तो सब्सक्राइबर बेस ऑलमोस्ट 5 लाख से बड़ा है। अब ये तो हो गई वायरलेस सब्सक्राइबर्स की बात, लेकिन अगर हम फिक्स्ड लाइन की बात करें तो वहां ट्रेंड कुछ एक्सपेक्टेड रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर ऑन अ नेट बेसिस जियो ने ऑलमोस्ट 35 लाख सब्सक्राइबर्स ऐड किए थे, जो कि एयरटेल, वोडाफोन और टाटा के कंबाइंड सब्सक्राइबर एडिशन से ऑलमोस्ट दुगना था। इससे जियो के फिक्स्ड लाइन का सब्सक्राइबर बेस ऑलमोस्ट 35% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा, और उसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 40% हो गया है। ये एयरटेल, वोडाफोन और टाटा के कंबाइंड मार्केट शेयर से ऑलमोस्ट 4 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है। अब इंडिया के मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो वो अगस्त में 9.3% ईयर ऑन ईयर से डिक्लाइन हुए हैं। आपको याद हो तो ये जुलाई में भी ऑलमोस्ट 1.7% ईयर ऑन ईयर से डिक्लाइन हुए थे। सो कुल मिला के अगस्त सेकेंड महीना है कंसेक्यूटिवली जब अपने मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुए हैं। इसके सामने इंडिया के मर्केंडाइज इंपोर्ट्स अगस्त में ऑलमोस्ट 3.3% ईयर ऑन ईयर से बढ़े हैं, जिसका मतलब है कि ट्रेड बैलेंस यानी कि इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स अब बढ़कर $30 बिलियन हो गया है। यानी कि मर्केंडाइज के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ऑलमोस्ट $30 बिलियन ज्यादा है। ये हिस्टोरिकली सेकेंड हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड है। इंडिया का हाईएस्ट ट्रेड बैलेंस लास्ट हुआ था अक्टूबर 2023 में, जब वो ऑलमोस्ट नेगेटिव $31 बिलियन हो गया था। अब ये एक्सपोर्ट्स में जो गिरावट हुई है वो क्यों है? वेल, ये हुआ है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स गिरने के कारण। अगस्त में पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 40% ईयर ऑन ईयर से डिक्लाइन हुए। अदरवाइज अगर इसको एक्सक्लूड करें तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स इंडिया के ऑलमोस्ट फ्लैट थे। अच्छा, दूसरी बात, अगस्त में इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट से तेज बढ़े। सो इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट्स
ऑलमोस्ट 12.8% ईयर ऑन ईयर से बढ़े, वहीं एक्सपोर्ट्स सिर्फ 7.9% से बढ़े। ये काफ़ी महीनों के बाद पहली बार हुआ है और इसका एक कारण जो हमें लगता है वो ये है कि सितंबर में आईफोन 16 का लॉन्च था और इसके प्रोडक्शन के लिए शायद एप्पल को अगस्त में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना पड़ा होगा। तो अब सितंबर में देखना पड़ेगा कि ट्रेड बैलेंस कैसा रहता है। लास्टली, पिछले हफ्ते यूएस फेड ने अपना पॉलिसी रेट 50 बेसिस पॉइंट्स या 0.5% से कम किया। ये 2020 के बाद फर्स्ट रेट कट है। अब नेक्स्ट यूएस फेड की मीटिंग होगी नवंबर में, जब मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50% प्रोबेबिलिटी है कि सेंट्रल बैंक फिर से 50 बेसिस पॉइंट जितना पॉलिसी रेट कट करेगी। मार्केट के एक्सपेक्टेशन जो है वो हमें यूएस 3 मंथ ट्रेजरी बिल का यील्ड देखने से भी पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, करंट यूएस 3 मंथ ट्रेजरी बिल का यील्ड 4.75% है, यानी कि अगर आप 3 मंथ के होराइजन वाला यूएस गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल खरीदते हो तो आपको उस पर टोटल मिलाकर 4.75% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन यूएस में इफेक्टिव फेड फंड्स रेट जो है वो अभी 4.83% चल रहा है। मतलब है कि यूएस 3 मंथ ट्रेजरी रेट अब यूएस के इफेक्टिव फेड फंड्स रेट से कम हो गया है। और ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि इन्वेस्टर को अब लगता है कि फ्यूचर में यानी कि 3 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट रेट और कम होंगे। तो अगर तब वो यूएस ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको तो कम रिटर्न मिलेगा। तो इस एक्सपेक्टेशन से वो आज ही यूएस ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे उनको रिलेटिवली हायर रिटर्न मिल रहा है। तो यील्ड्स गिरने का लॉजिक ये है, अगर इन्वेस्टर्स आज यूएस ट्रेजरी बिल्स खरीदेंगे तो इन बिल्स की डिमांड बढ़ेगी तो बिल्स की प्राइस भी बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो नेचुरली बिल्स के यील्ड्स गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि जब हम फिक्स्ड इनकम की बात करते हैं तो चाहे बॉन्ड्स हो या शॉर्ट टर्म बिल्स हो, इनकी प्राइस और यील्ड्स दोनों हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है। अगर प्राइस बढ़ा तो यील्ड्स घटे और अगर प्राइस गिरा तो यील्ड्स बढ़े। इसका रीजन ये है कि मानो कोई बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1000 रुपए है और वो एनुअली 7% कूपन यानी कि 7% इंटरेस्ट पे करता है, तो 70 रुपीज पर ईयर का इंटरेस्ट पे करता है। अब जब इन्वेस्टर्स इस बॉन्ड्स को ज्यादा खरीदेंगे तो नेचुरली इस बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो फिर उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। सो मानो इस बॉन्ड का प्राइस 1000 रुपए से बढ़कर अब हो गया है 1050, लेकिन एनुअली तो अभी भी इन्वेस्टर्स को सिर्फ 70 रुपीज का ही इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आप 70 रुपीज को 1050 से डिवाइड करो, यानी कि 70 रुपीज की इंटरेस्ट इनकम को बॉन्ड की नई प्राइस जो है 1050 रुपए उससे डिवाइड करो, तो आपका नया यील्ड क्या है? वो है 6.67%। रिमेंबर कि पहले जब बॉन्ड का प्राइस 1000 रुपए था तब आपका यील्ड था 7%, लेकिन अब बॉन्ड का प्राइस बढ़ने से आपका नया यील्ड हो गया है 6.67%, तो कम हो गया है। ठीक ऐसे ही 3 मंथ यूएस ट्रेजरी बिल्स का नया यील्ड हो गया है 4.75%, क्योंकि इन्वेस्टर्स आज इस ट्रेजरी बिल्स को ज्यादा खरीद रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स गिरने वाले हैं, और अगर वो 3 महीने बाद ये ट्रेजरी बिल्स खरीदेंगे तो उनको और कम यील्ड मिलेगा। मेक सेंस? तो ये सिचुएशन है यूएस में। अब रिमेंबर कि इंडिया में ऐसा नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में एटलीस्ट सिक्वेंशियली देखे, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे, तो इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा, और यूएस के कंपैरिजन से तो इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्ट्रांग है। तो इंडिया में अभी शायद आरबीआई रेट्स कम ना करे। ऑफ कोर्स अगर यूएस में रिसेशन आया तो इंडिया के इकोनॉमी पर भी असर तो पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के एक्सपोर्ट्स वीक हो सकते हैं, ट्रेड बैलेंस खराब हो सकता है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है। लेकिन अभी आरबीआई के लिए रेट्स कट करना इतना अर्जेंट नहीं लग रहा। लेट्स सी आरबीआई अपनी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में क्या डिसीजन लेती है। और एक चीज, इंडिया में जो यूएस की कंपैरिजन से इंटरेस्ट रेट्स हाई है, उसके कारण इंडिया में इन्वेस्टमेंट फ्लोज भी ज्यादा रह सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को नेचुरली इंडिया में फंड्स रख के ज्यादा इंटरेस्ट इनकम मिलेगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट फ्लोज इंडिया में हाई रहेंगे तो रुपी भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को डॉलर्स बेच के रुपीस खरीदने पड़ेंगे, और रुपी अगर स्ट्रांग रहा तो इंडिया का इंपोर्ट बिल भी जो है वो कम होगा, और इंपोर्ट बिल कम होने से आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स जो है वो और बढ़ेंगे। तो नेचुरली इंडिया के फंडामेंटल्स के लिए ये एक बेनिफिट है। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद सम मोर इंटरेस्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीकेंड।